चलिए आज से स्टार्ट करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस मतलब हम लोग गैस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है कि डाल्टन ने जो डिस्कवरी दी थी वो एटम की दी थी। एटम क्या है? हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल था। तो जितनी भी गैसेस होती हैं वो सब बेटा टेनी पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल से बनती हैं, जिनको हम लोग एटम भी कह सकते हैं। एटम से बनती हैं। क्या आप उन्होंने बताया था कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, किसी फिजिकल या केमिकल मेथड से भी हम डिवाइड नहीं कर सकते। आखिर ऐसा हुआ क्यों कि हमने यहाँ पर सॉलिड की बात नहीं की, लिक्विड की बात नहीं की? तो आपको पता है बेटा कि जो हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो सेपरेशन होता है वो अप्रॉक्स 0 होता है, मतलब बहुत कम होता है। सेपरेशन ये कह सकते हो होता ही नहीं है। लेकिन जब लिक्विड की हम बात करते हैं तो लिक्विड में सेपरेशन मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, सॉलिड की कंपैरिजन में ज्यादा होता है। अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में जो सेपरेशन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर दें तो टेम्परेचर देने से मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करता है। तो रैंडमली सॉलिड में कहां मूव करेगा? जब वो इतना क्लोज है एक दूसरे के, ये कह सकते हो सेपरेशन अप्रॉक्स 0 है, तो वो मूवमेंट कर नहीं सकता। अच्छा लिक्विड में आ जाइए, लिक्विड में मूवमेंट करेगा, लेकिन अगर हम कहें कि मोर ऑफ द काइनेटिक जो हमारी एनर्जी है, सबसे ज्यादा मोशन कौन करेगा? तो सबको पता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन मैक्सिमम होता है। तो सबसे ज्यादा मोशन कौन करेगा? गैसेस के मॉलिक्यूल। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। लिक्विड को हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में पढ़ लेते हैं, जहां पर आपने बर्नौली प्रिंसिपल, टॉरिसेली प्रिंसिपल, ये सारी बातें वहां पढ़ी थी। अब देखो फिर से मेरी बात को समझना। आपने एक बात बताई कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करा लें तो हीट गेन होने लगती है, और हीट गेन होते ही मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं। तो क्या बच्चा, जो मॉलिक्यूल्स आपस में मूव करते हैं तो उसके बीच में दो बातें होती हैं। फर्स्ट, पहली सबसे मेन बात होती है उसका मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ मतलब केटीजी स्टार्ट करने से पहले हम केटीजी पढ़ते क्यों हैं? तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? गैप होता है। जैसे ही आप टेम्परेचर देते हो ये एक दूसरे से कोलिजन करते हैं। तो बेटा जो कोलिजन जब करेंगे तो कोलिजन करने से पहले जितना सेपरेशन है उनके बीच का, उसी को मीन फ्री पाथ कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे मीन फ्री पाथ क्या है, तो लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स लिख लो। डिस्टेंस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स इन सक्सेसिव कोलिजन। कोलिजन कैसा होना चाहिए? सक्सेसिव कोलिजन। जो कोलिजन से पहले की जो डिस्टेंस है दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको मीन फ्री पाथ कहते हैं। अब एक और समस्या है, क्योंकि मीन फ्री पाथ सिंगल मॉलिक्यूल्स का आप निकाल सकते। एक ये मॉलिक्यूल्स था, ये इधर चला, ये मॉलिक्यूल्स इधर आया, ये मॉलिक्यूल्स इधर आ गया, तो ये मॉलिक्यूल्स इधर जा रहा है, तो सब एक दूसरे से मूव कर रहा है एक दूसरे की तरफ। तो ये लैम्डा 1, ये लैम्डा 2, ये लैम्डा 3, ये लैम्डा 4। तो क्या बेटा मैं लैम्डा एवरेज लिखूं? भाई एक का तो मैं, एक मॉलिक्यूल्स का तो मैं निकाल नहीं सकता। तो लैम्डा एवरेज कितना हो जाएगा बेटा? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n अपॉन बच्चा कितना? n। तो ये फॉर्मूला हो गया लैम्डा एवरेज का, जिसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स इन सक्सेसिव कोलिजन। 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का जो कोलिजन के समय जो डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग मीन फ्री पाथ कहते हैं। अच्छा सोचो, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ बेटा। जब एक मॉलिक्यूल्स को आप एनर्जी दोगे तो सेकंड वाले से कोलिजन करेगा। इसका मतलब है जब कोलिजन करेगा तो कुछ ना कुछ टाइम लेगा। ऐसा तो है नहीं कि 0 सेकंड में वो दूसरे के पास पहुंच जाएगा, कुछ ना कुछ टाइम जरूर लेगा। उसी को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। रिलैक्सेशन टाइम, तो वो टाइम जिसमें कोलिजन हो रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो केटीजी में दूसरी बात पता चली कि क्या होता है हर मॉलिक्यूल्स के बीच में? रिलैक्सेशन टाइम। कौन सा टाइम बेटा? रिलैक्सेशन टाइम। ये टाइम कौन सा है बच्चा? ये टाइम कौन सा है? द टाइम टेकन इन कोलिजन of two
मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन का जो टाइम है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। लेकिन समस्या है कि हम एक मॉलिक्यूल्स को देख नहीं सकते, उसका मेजरमेंट कर नहीं सकते, तो हम टाउ एवरेज लेते हैं। यहाँ पर टाउ को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो टाउ एवरेज क्या, टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n अपॉन में n, इसको बेटा टाउ एवरेज कहते हैं। ये पता चला रिलैक्सेशन टाइम। अब तीसरा भी एजम्पशन है हमारे पास। अब तीसरा एजम्पशन क्या है उसको भी सुनो। हम लोग बेटा मानते हैं कि मान लो कि आपने किसी मॉलिक्यूल्स को हीट दी, एनर्जी दी, वो रैंडम मोशन करता है। थोड़ा दिमाग लगाओ कि अब मेरे पास एक मॉलिक्यूल्स है, एक नेक्स्ट सेकंड में ये कहां जाएगा तो हम नहीं बता सकते कि ये x में जाएगा, कि y में जाएगा, कि z में जाएगा। किसी मॉलिक्यूल्स की आप रैंडमनेस पोजीशन को मेजर नहीं कर सकते। तो सपोज दैट अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल्स है, अगर इस मॉलिक्यूल्स को नेक्स्ट सेकंड, जो आने वाला सेकंड है इसके लिए, अगर ये मोशन करेगा तो भैया ये x में भी जा सकता था, ये y में भी जा सकता था, और ये बेटा z में भी जा सकता था। x में भी जा सकता है, y में भी जा सकता है, और z में भी जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम तीनों को अगर लेना चाहें तो आपने वेक्टर के रूल से पढ़ा है, वेक्टर u इक्वल ux i कैप प्लस uy j कैप प्लस uz k कैप। ठीक है, ये तो डायरेक्शन दे दिया, x का यूनिट वेक्टर i कैप, y का j कैप और z का k कैप। लेकिन अभी भी इससे क्या हमें मेजरमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हम क्या ले लें बेटा, मॉड ऑफ u क्या होता है, अंडर रूट ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर। एजम्पशंस क्या है, ux मस्ट बी इक्वल uy मस्ट बी इक्वल uz। ऐसा नहीं है कि ये मॉलिक्यूल्स एक सेकंड बाद इधर आया तो स्पीड घट गई, उसी सेकंड में पीछे चला गया। ऐसा कहां हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल्स एक टाइम में तीन जगह हो जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं होता। लेकिन एजम्पशन में आइडियल गैसेस में लेट एज्यूम किया जाता है कि थ्री डायरेक्शन मूव कर सकता है, एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी और जेड में भी। तो इसका मॉड हम क्या मानते हैं बेटा, सेम मानते हैं। इनका मॉड क्या लेते हैं, सेम। अच्छा सोचो, अगर हम मॉड सेम ले लें तो u को आप क्या लिखोगे, ux स्क्वायर प्लस ux स्क्वायर प्लस ux स्क्वायर। तो क्या लिखें बेटा बताओ, अंडर रूट 3ux स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर इक्वल 3ux स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर इक्वल 3ux स्क्वायर। और इसी बेटा फॉर्मूले को याद रखिएगा, क्योंकि जब आप प्रूविंग करोगे प्रेशर की तो ये फॉर्मूला काम आएगा। इसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूल्स जो नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट सेकंड में मूव करेगा इन द पॉसिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ x, y एंड z, सारी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो x में भी सेम रहेगी, y में भी सेम होगी और z में भी सेम होगी। तो u इक्वल ux i कैप प्लस uy j कैप प्लस uz k कैप। तो मॉड u अंडर रूट ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर। तो बेटा क्या बना, हम क्या से मानते हैं, ux किसके इक्वल है, uy, और uy किसके इक्वल, uz। तो u इक्वल अंडर रूट 3ux स्क्वायर। अब यहाँ y भी लिख सकते थे, z भी लिख सकते थे। ठीक है, तो बेटा u स्क्वायर इक्वल 3ux स्क्वायर। तो ये तीन बातों को लेकर ही आप KTG आगे स्टार्ट करेंगे। तो हमको दो इन बातें याद रखनी है। मॉलिक्यूल्स के बीच का जो कोलिजन है, भाई एक मॉलिक्यूल्स यहाँ एक यहाँ है, आपने हीट दी तो हीट देने पे ये हो सकता है आगे की तरफ चला जाए, तो कोई और भी तो होगा ये जिससे जाके कोलिजन करेगा। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको मीन फ्री पाथ कहते हैं, मीन फ्री पाथ कहते हैं। हम पूरे सिस्टम का लेते हैं, हम एक एक व्यक्ति का नहीं लेते। इस कमरे में अगर 20 लोग बैठे हुए हैं और सडनली कुछ ऐसा हो जाए तो सब एक हो सकता है किसी ना किसी डायरेक्शन में भागें, लेकिन हम जब भी लेंगे तो पूरा इस रूम का लेंगे, मतलब एवरेज लेंगे, एक एक मॉलिक्यूल्स का नहीं लेते हैं। तो ये हो गया लैम्डा एवरेज। ठीक, दूसरा द टाइम टेकन इन द कोलिजन, कहां पर टाइम टेकन ले रहा है, इन टू मॉलिक्यूल्स, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन हो रहा है उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ठीक, तीसरी बात जो मेन हो गई कि अ पार्टिकल इन नेक्स्ट सेकंड इट हैव सेम प्रोबेबिलिटी, इट हैव द मोशन इन x डायरेक्शन,
y direction as well as z direction. So in the assumption of ideal gases ux is equal uy and uy equal to uz. ये माना जाता है आइडियल गैस में कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है मॉलिक्यूल्स की वो x में, y में और z में तीनों में कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो बेटा u स्क्वायर किसके इक्वल मिला, 3ux स्क्वायर। इतनी बात ठीक है। तो ये केटीजी की स्टार्टिंग है, यहां से आया, ठीक है, पहले इतना नोट कर लें आप। बायल्स लॉ, क्योंकि स्टार्टिंग हो बायल्स को चार्ल्स की बात ना हो तो फिर केटीजी नहीं। तो देखो बेटा बायल्स ने हमारे पास 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, पी वी टी, ठीक। इसके बारे में आपने आइसोबैरिक, आइसोकोरिक बहुत जगह पढ़ा होगा, ठीक है। तो बायल्स क्या कहते हैं बच्चे, बायल्स कहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो कह रहा है जो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है वो इनवर्सली होता है किसके साथ, प्रेशर के साथ। अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो किसके साथ होता है, प्रेशर के साथ इनवर्सली होता है। कब, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, चेंज ना करो, तो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इनवर्सली होता है प्रेशर के साथ। अब एक समस्या, वो समस्या आप सुनो। अगर बेटा आप ग्राफ बनाते हैं यहां पर, तो आपको पता है कि ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, बहुत ध्यान से समझना बेटा, ये इनवर्सली उल्टा रिलेशन है। अगर प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो वॉल्यूम घटता जाएगा, या प्रेशर घटता जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, यही तो कहने का मतलब है, ठीक है। तो आपके हिसाब से ये ऐसे ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से, ठीक, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है। कब, जब हम बेटा टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें। लेकिन एक समस्या है, समस्या क्या है, उस समस्या को सुनो। ये जो ग्राफ आप बना रहे हैं, ये फोल्ड कर रहे हैं, ये ग्राफ आपका हो गया, 2 गैसेस हमारे पास, आइडियल और रियल, आइडियल और थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है अभी बात आगे भी चर्चा करेंगे। वैसे पहले एक डिफरेंस आपको मैं बता चुका हूं कि आइडियल में नो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आइडियल में मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है, ये माना जाता है, और रियल में होता है। तो अभी तो आप ये डिफरेंस याद रखिए। लेकिन बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट है, हमने ग्राफ इस कर्व फॉर्म में बनाया, ये एक ग्राफ बना। अब मैं एक दूसरा ग्राफ आपको बना रहा हूं, एक ग्राफ आपके पास ये है, मतलब एक ग्राफ का फोल्ड जो हुआ वो कम हुआ और दूसरा वाला फोल्ड ज्यादा हुआ, ये दोनों का डिफरेंस है। इस वाले को कहते हैं रियल और इस वाले को कहते हैं आइडियल। जिसमें स्लोप ज्यादा गिरती है वो होता है आइडियल, और जिसकी स्लोप कम गिरती है वो होती है रियल। ये ग्राफ का डिफरेंस है। बाकी कॉमन सा ग्राफ लोग ऐसे बनाते हैं, रियल आइडियल से कोई मतलब नहीं, फिर भी आप समझ सकते हो, क्योंकि रियल में जो ग्राफ होता है वो थोड़ा सा कर्व होता है, कम होता है, लेकिन जो आइडियल होता है वो कर्व ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर का रिलेशन दोनों के साथ क्या है, आपको पता है ना कि आइडियल जो है, आइडियल, फिर से मैं समझा दे रहा हूं, आइडियल और रियल, आइडियल में नो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन इसमें होता है, ठीक। अगर इसमें नहीं होता तो इसकी इंटरनल एनर्जी किसका सम था, काइनेटिक एनर्जी। इसकी इंटरनल एनर्जी किसका सम था, पोटेंशियल एनर्जी। दोनों का मतलब समझना, मतलब यहां पर U जो थी इंटरनल एनर्जी वो कौन सी थी, काइनेटिक एनर्जी, और यहां जो U था वो था बच्चा कौन, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। क्या पता है काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड। तो इसका मतलब ये है जो रियल है उसमें टेम्परेचर के होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आइडियल है, आइडियल और आइडियल कोई नहीं होता, एजम्पशन मानते हम आइडियल है, वहां पर काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इस वजह से ग्राफ की पोजीशंस आपस में चेंज कर देते हैं। बात समझ गए, ये इसकी वजह से। अब सेकंड बेटा, ये फॉर्मूला मैं लिखना, पीवी इक्वल कांस्टेंट, ये तो पता ही है सबको, 2 गैसेज हो P1 V1,
P1 V1 इक्वल बेटा P2 ये फॉर्मूला आपको पता है। ठीक बेटा, सेकंड हमारे पास है चार्ल्स। ठीक, तो चार्ल्स ला। चार्ल्स बेटा किसको कांस्टेंट करते हैं? चार्ल्स कांस्टेंट करते हैं प्रेशर को। किसको कांस्टेंट करते हैं? प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं। तो बताते हैं V प्रोपोर्शनल T, वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? टेम्परेचर के। मैं आपको सरफेस टेंशन में पढ़ा चुका हूं कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी ज्यादा फैलेगा, डेंसिटी कम होगी ज्यादा फैलेगा। तो जब ज्यादा फैलेगा तो वॉल्यूम ज्यादा, जब ज्यादा कोई चीज फैलेगी तो उसका वॉल्यूम भी ज्यादा ही होगा। ठीक है, अब सोचो बेटा, अगर हम इसका ग्राफ बना ले, इसका ग्राफ बना लो, तो बेटा V प्रोपोर्शनल T मतलब टेम्परेचर और वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ये टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये तो सीधा सीधा ग्राफ आपको दिख रहा होगा स्ट्रेट लाइन में। अच्छा, ये तो बात हो गई एक गैस की, मान लो आइडियल की। अब रियल में क्या होगा? V प्रोपोर्शनल T। अब V प्रोपोर्शनल T आपको पता है, अभी भी हमने आपको बात बताई कि रियल जो होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ होती है, काइनेटिक होती नहीं है, तो टेम्परेचर का कोई इसमें रोल रहता नहीं। तो ग्राफ इसका इनिशियल पॉइंट से इस पोजीशन में चार्ल्स लॉ में रियल और आइडियल का ग्राफ बिल्कुल सेम रहता है, एक ही पोजीशन से दोनों स्टार्ट करते हैं। सिर्फ चेंज कहाँ करते हैं लोग? बॉयल्स लॉ में, क्योंकि टेम्परेचर मेन था वहां पर, तो यहां पर सीधा सीधा ग्राफ दोनों में रहता है। अच्छा, थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं अगर आपसे कहता कि वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पर, वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस, तो बेटा V0 लिख दूं, V0। क्या मैं इक्वल कांस्टेंट K लगा दूं और 0 डिग्री सेल्सियस को लेट बेटा T मान लो, T मान लेते हैं। हम टेम्परेचर को इंक्रीज करा दें, टेम्परेचर को इंक्रीज करा दें। अच्छा, अगर आप लिखना चाहते हो 0 डिग्री सेल्सियस को तो कितना लिखोगे? 270। मैंने इंक्रीज करा दिया कितना? T डिग्री सेल्सियस, T डिग्री सेल्सियस। तो क्या मैं यहाँ VT लिखूं? T, VT कब लिखा? T डिग्री सेल्सियस का वॉल्यूम। बेटा यहाँ क्या लिखना पड़ेगा मुझको? T प्लस 270। क्या दोनों को डिवाइड करो तो VT अपान V0। बेटा VT कितना है? K से K कट गया, तो T प्लस 273 अपान 270। तो बेटा इसके साथ में ये ले आओ, तो क्या बनेगा? VT अपान V0, तो T अपान 273 प्लस का 1। ये बेटा इधर चला जाएगा, ये इधर चला गया। अगर ये इधर चला गया तो बताओ बेटा VT कितना बना? V0 1 प्लस T अपान 273। बोलो इतनी बात ठीक? वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस VT इक्वल V0 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस T जितना दे 100 डिग्री सेल्सियस का है तो केल्विन में चेंज करके यहां रखना, ठीक, अपान 273। मतलब अगर आपसे कहता है कि 0 डिग्री सेल्सियस में 2 मीटर क्यूब है और आपसे कह दे 100 डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम कितना होगा, तो भैया सीधा सीधा इसको बनाना केल्विन में। तो ये 0 वाला है, ये 0 वाला, ठीक, ये V0 दे रहा है आपको, V0। बेटा 100 क्या है? T है, तो T को 100 नहीं रखोगे, प्लस 273 रखोगे, तो क्या बन जाएगा? 373। तो यहां रखोगे 373। ये कितना? 2, ये 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 373 अपान 273। आप सोल्यूशन करके क्या निकाल लेंगे? उस 100 डिग्री सेल्सियस में कितना वॉल्यूम होगा। मेरी बात समझे कि नहीं? मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। अगर आपसे VT कहता है तो बेटा V0 कितना है? 2 है, 1 प्लस T 373 अपान 273। तो बेटा 2 1 प्लस बेटा अप्रॉक्स 1 टाइम तो यही रहा है, 100 बचेगा, 100 बचेगा, 0 लगा लो, मान लो 4 बार जाता है, ये गलत भी हो सकता है। तो 1.4 में 1 ऐड करो 2.4 और 2.4 में इंटू 2 करो तो 2 इंटू 2.4 कितना आया? 4 अब देखो 0 डिग्री सेल्सियस में था 2 मीटर क्यूब और 100 में कितना हो गया? 4.8। बात समझ गए? अगर टेम्परेचर डायरेक्ट आपको देता है तो आप इस फार्मूले से सीधा सीधा लगा सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ
प्रेशर को कांस्टेंट रखो, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा। इन द सरफेस टेंशन आपने पढ़ा था कि टेम्परेचर के बढ़ाने से डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है। आपको पता है ना, जैसे आप नहा के जब आते हैं तो बाल गीले रहते हैं, आपके सब एक दूसरे से चिपके रहते हैं। अगर जैसे आप हीट देते हो, हीट देने से क्या होता है, वो फैल जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक वाटर की डेंसिटी ज्यादा थी, अब उन दो बालों के बीच में वाटर खत्म, एयर हो गई, वो एयर की डेंसिटी वाटर से कम होती है, तो वो बाल आपके फैल जाते हैं। देखा कि नहीं देखा है? नहीं देखा तो घर जाके आज प्रैक्टिकल कर लेना, नोट करो। अब देखिए, जो आइडियल गैस की जो बेटा इक्वेशन है, आपको पता है कि पीवी किसके इक्वल होता है, एनआरटी के होता है। ठीक है, जहां पर एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, पी क्या है, प्रेशर, वी क्या है, वॉल्यूम, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर, और एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अगर बेटा हमने 1 मोल ऑफ गैस लिया, 1 मोल ऑफ गैस, तो बेटा पीवी किसके इक्वल, आरटी के इक्वल है। ठीक है, अब एक थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पर। ये तो सबको पता है कि पीवी इक्वल आरटी होता है। अगर हम पी की बात करें तो 1 एटमॉस्फेयर, एनटीपी पर वॉल्यूम 22.4 लीटर, और टी कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको 273 केल्विन कहते हो। तो शायद आप सोल्यूशन करोगे तो आर की वैल्यू 8.31 आपको मिलती है। अगर आपने यहां पर जो फिक्स वैल्यूज है हमारे पास, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, लेकिन जो वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है वो एनटीपी पर नहीं होता, वो होता है एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करो कि पी को 1 एटमॉस्फेयर 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बेटा वॉल्यूम कितना, 22.4 लीटर, हमें लीटर नहीं चाहिए होता है यहाँ पर, 22.4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, और टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, या बच्चा 273, तो बच्चा आर फिक्स आता है कितना, 8.31 जूल पर मोल केल्विन। ये जरूर याद रखना, यूनिट आर की वैल्यू 8.31 जूल पर मोल केल्विन। आपको याद होगा कि 2 मोलर स्पेसिफिक हीट का डिफरेंस यही मिलता है गैस कांस्टेंट, जहां पर Cp इज ग्रेटर देन Cv और Cp माइनस Cv इक्वल R मिलता था। इसको कैलोरी में पूछते थे तो अप्रॉक्स 2 कहते थे, 1.99 एग्जैक्ट था उसका। ठीक, अब देखो बेटा, इसका मतलब जो PV अपान RT है, ध्यान से देखना, PV अपान RT वो कितना होना चाहिए, 1। किसके लिए, किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। लेकिन समस्या हमारे पास, समस्या अंकित के पास भी, क्योंकि पढ़ नहीं रहा है। तो आइडियल गैस के लिए तो PV अपान RT तो बेटा 1 होता है। लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं आपके सामने ग्राफ बनाता हूं। ठीक, मान लीजिए कि आपके पास एक मैंने ग्राफ बनाया, यहां पर मान लेते हैं कि ये प्रेशर है और बेटा ये वॉल्यूम है। ठीक, बहुत बात को ध्यान से मन से समझिएगा। आपने कहा कि पीवी अपान आरटी, अगर टी को कांस्टेंट रखें तो पीवी अपान आरटी को आपने 1 कहा, तो 1 का मीन्स ये तो 0 वाला कॉलम है, तो 1 का मतलब थोड़ा ऊपर है, तो मान लेते हैं ये 1 है, ये मान लेते हैं हम क्या है, 1 है। ये बेटा क्या है, आइडियल गैस। लेकिन एक समस्या हमारे पास क्या है, क्योंकि रियल गैस भी हमारे पास होती है, तो रियल गैस में वेरिएशन जो होता है रियल के लिए, तो रियल जो गैस है उसमें बेटा पीवी अपान आरटी नॉट इक्वल टू 1, वो बेटा 1 के इक्वल, क्योंकि वंडर वॉल फोर्सेस आते हैं रियल गैसेस में। बहुत से फोर्स होते हैं जो मॉलिक्यूल्स के बीच वर्क करते हैं, जिसका सबसे अच्छा फोर्स होता है वंडर वॉल फोर्स। तो अब इसका ग्राफ क्या करता है, तो इसका ग्राफ कुछ वेरिएशन करता है कुछ इस तरीके से। ठीक, फर्स्ट टेम्परेचर पे टी पे, फिर जब T1 आपने बढ़ाया, मान लो T1 है, फिर आपने T1 से T2 कुछ कम किया, ये जाके कहीं लास्ट में मिल जाते हैं। अगर आपने T3 किया तो मतलब जितना टेम्परेचर तुम कम करते जा रहे हो, T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, टेम्परेचर बढ़ाकर जितना छोटा करते जा रहे हो उतना ही ग्राफ डाउनवर्ड नीचे की तरफ भाग रहा है रियल गैसेस में।
किसके लिए बच्चा? रियल गैस में। जबकि आइडियल के लिए आपने कहा पीवी अपान आरटी इक्वल 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम रियल को आइडियल बनाना चाहें तो क्या आपको एक बात समझ में आ रही है कि टेम्परेचर T1 में स्लोप छोटा है, टेम्परेचर T2 में स्लोप और नीचे जा रहा है, टेम्परेचर T3 में स्लोप और नीचे जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मैं टेम्परेचर बड़ा रखूं, जितना बड़ा रखूं तो ये स्लोप छोटा होता जाएगा, ये स्लोप छोटा होता जाएगा। तो कहने का मतलब ये था कि अगर आप रियल गैस को आइडियल गैस में बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहली बात टेम्परेचर भैया हाई रखना पड़ेगा, टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा। अब पहली बात पता चल गई कि टेम्परेचर हाई रखना चाहिए, ठीक है। अब आया प्रेशर। तो देखो रियल और आइडियल में दोनों की स्टार्टिंग पोजीशन सेम है, स्टार्टिंग पोजीशन दोनों की सेम है। तो प्रेशर कैसा होना चाहिए? लो प्रेशर। प्रेशर कैसा होना चाहिए? ध्यान रखना रियल गैस आइडियल बन सकती है, लेकिन कब? हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे। हाई टेम्परेचर पे, लो प्रेशर पे रियल गैस बिहेव एज अ आइडियल गैस। रियल गैस आइडियल कब बनती? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। रियल गैस आइडियल कब बनती है? तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए और प्रेशर क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। तो रियल किसकी तरीके बिहेव करेगा? आइडियल की तरीके। इतनी बात ठीक है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आपने कहा कि पीवी इक्वल एनआरटी, ठीक, अभी समझ लीजिए, बाद नोट करिएगा। पीवी इक्वल एनआरटी। एन क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ, बेटा आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मास अपान मोलर मास, मास अपान मोलर मास। मास किसका? सब्सटेंस का। मोलर मास जिसका लोगे वो फिक्स होता है। कैसे निकालते हैं आपको पता है? जैसे हमने ऑक्सीजन कहा O2, तो O2 का मोलर मास 32 ग्राम होता है। 30, मैं कहता 12 ग्राम ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मास 12 ग्राम, ये तो हो गया सब्सटेंस का मास। और मोलर मास कितना? 32। तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते थे, मास ऑफ सब्सटेंस अपान बेटा मोलर मास। इन दोनों को उठा के जरा ऊपर रखो आप, तो फॉर्मूला बन गया पीवी इक्वल एम अपान एम इंटू बच्चा आरटी। बोलो इतनी बात ठीक है? पीवी क्या मिला बेटा? एम अपान एम इंटू आरटी। यहां पर एम क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस, कैपिटल एम क्या है? मोलर मास है। इतनी बात ठीक है? अब थोड़ा सा और दिमाग लगा लो। ये जो एन है, क्या इस एन को मैं ऐसे लिख सकता था? स्मॉल एन अपान कैपिटल एन इक्वल स्मॉल एम अपान कैपिटल एम, लिख सकते हैं क्या बेटा? यहां पर अगर हम आपसे पूछें कि बताइए एक मॉलिक्यूल के लिए, एक मॉलिक्यूल्स के लिए कितना होना चाहिए, तो बताओ एक मॉलिक्यूल्स के लिए आप कैसे निकालोगे? एक मोल के लिए तो आपने बता दिया, एक मोल के लिए तो आपने फॉर्मूला सेट कर दिया। मैंने आपसे पूछा एक मॉलिक्यूल के लिए बताइए, तो एक मॉलिक्यूल के लिए बताइए मैं एन की जगह क्या लिख सकता हूं? एम इंटू एन अपान में एम लिख सकते हैं। आप चाहो तो वेरिएशन में चेंज कर सकते हो, यहां पर कैपिटल एम की जगह चेंज कर सकते हो, कैपिटल एम की जगह वैल्यू सब चेंज कर सकते हो। तो ये जो फॉर्मूला मिला पीवी इक्वल एम बाई एम आर टी, और बेटा एम बाई जो एम होता है, एम बाई जो एम होता है वो एन बाई एन के इक्वल होता है, एन बाई एन के। जरा वैल्यू रखो, तो पीवी इक्वल एन बाई एन आर टी, एन बाई एन आर टी। बेटा आर बाई एन को बोल्ट्जमान कांस्टेंट कहते हैं, आर बाई एन को, आर बाई एन को बोल्ट्जमान कांस्टेंट के भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। किसको? आर बाई एन को। एन क्या है? अवोगाद्रो नंबर, और आर क्या है? गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? मैं अभी लिख चुका हूं, आर 8.31 जूल पर मोल इंटू केल्विन, ठीक। जबकि बेटा n क्या होता है? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पर मोल। पर एक मोल में अवोगाद्रो नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 होता है। जरा इसको उठा के बेटा यहां रखो, तो r मिला ये, n मिला ये, मोल से मोल कैंसिल, तो बेटा यहां पर 8 को 6 से डिवाइड करो तो अप्रॉक्स 1 टाइम तो जा ही रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या मिलता है? 1.38 इंटू 10 की पावर -23। ये चला जाएगा ऊपर।
बेटा मोल से मोल कैंसिल, तो बताओ बेटा क्या बचा, जूल पर केल्विन। बेटा केबी क्या है, केबी क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट किसके इक्वल है, आर बाई एन के। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, एन क्या है, अवोगाद्रो नंबर। बोलो इतनी बात ठीक। इसका मतलब पीवी इक्वल एनआरटी, एक मोल के लिए एन हटा सकते हो। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास इक्वल होता है एन बाई एन के। एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एन क्या है, अवोगाद्रो नंबर। तो बेटा एन की वैल्यू जो ये हो गई याद करने वाली। अब एम बाई एम की जगह क्या लिख सकते हो, एन बाई एन। आर बाई एन को क्या कहते हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो क्या बन गया, केबी। तो जरा इसको अप्लाई करो तो शायद आपको नया फॉर्मूला बन रहा है। क्या इधर साइड में दिख रहा है बेटा, थोड़ा वो दिख रहा है। तो मैं लिख सकता हूं पीवी इक्वल, यहां पर आर बाई एन की जगह केबी लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं, एन के बी टी। तो पीवी किसके इक्वल, एन के बी टी। एक नया फॉर्मूला मिल गया इन द टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमान। पीवी किसके इक्वल होता है, एन के बी टी, जहां पर एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, के बी क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, पी एंड वी आप जानते हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम। बोलो इतनी बात ठीक है, कंफर्म है, हाँ नोट कर लें। का बेचारा क्या करे, वही स्टार्ट कर रहा है, बात कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब आदत हो गई, अब तो बेइज्जती करने की, बेइज्जती सहने की। चलो बेटा, कहा अ वेसल ऑफ वॉल्यूम, एक वेसल है जिसका वॉल्यूम बेटा 8 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम दे रहा है। तो वॉल्यूम आप लिख लीजिए, V इक्वल 8 इंटू 10 की पावर -3, ठीक, मीटर क्यूब। अब कह रहा है कि कंटेन एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन। टेम्परेचर बेटा आइडियल गैस है 300 केल्विन पर है। कह रहा है कि 200 किलो पास्कल, 200 किलो पास्कल, इसका मतलब प्रेशर P1 दे रहा है। कितना बेटा, 200 किलो, किलो का मीन्स 10 की पावर 3, अब बन गया पास्कल। पास्कल इज द एसआई यूनिट। अब कह रहा है कि टू लीक टिल, अब गैस अलाउड टू लीक, गैस लीक हो रही है और प्रेशर फॉल्स, प्रेशर गिर गया और गिरते गिरते 125 किलो पास्कल तक आ गया, 125 किलो पास्कल तक आ गया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गैस लीक्ड, एज्यूम दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। बताइए कि लगभग लगभग कितने अमाउंट ऑफ गैस का लीक हो गया, कितना अमाउंट ऑफ गैस लीक हो गया। ठीक, तो दिमाग लगाना बच्चा। यार मान के चलो कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको पता है कि पीवी इक्वल होता है एनआरटी, पीवी इक्वल होता है एनआरटी, ठीक। तो बताओ एन कितना होगा, पीवी अपान आरटी बेटा। तो बच्चा N1 बेटा ये सेम है, चेंज ही नहीं कर रहा है, ये वैसे भी कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर को खुद ब खुद कांस्टेंट कह रहा है। तो बताओ मैं लिख दूं P1V अपान आरटी, तो क्या बच्चों N2 भी ऐसे ही मिल जाएगा, P2V अपान आरटी। बोलो इतनी बात ठीक है। N2 कितना मिलेगा भाई, R वैसे भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर को वो चेंज नहीं कर रहा है बच्चा। टेम्परेचर जब बदलेगा नहीं तो वॉल्यूम बदलेगा नहीं, चार्ल्स लॉ। टेम्परेचर बदलेगा नहीं तो वॉल्यूम भी बदलेगा नहीं, क्योंकि V प्रोपोर्शनल T होता है। तो बेटा एक काम करो, यहां से आप ये निकालो डेल्टा N कितना है, तो क्या मिलेगा N1 माइनस N2। बेटा N1 N2 में V अपान RT कॉमन दिख रहा है, देखो V अपान RT, तो बेटा V अपान RT कॉमन, तो ब्रैकेट में P1 माइनस बेटा P2। बोलो V कितना बच्चा, 8 इंटू 10 की पावर -3। बच्चा R कितना 8.31। बच्चा टेम्परेचर 300। बेटा P1 माइनस P2 10 की पावर 3 कॉमन, 10 की पावर 3 कॉमन है, 200 में 125 घटाओ तो 10 की पावर 3 कॉमन, 200 में 125 बच्चा कितना 75 बचा, ठीक बेटा। प्लस 3 माइनस 3, तो बेटा 8 इंटू 75 डिवाइड बाई 8.3 इंटू बच्चा 300। क्या ये 4 बार कट रहा है, क्या मैं सही हूं, 4 पंचे 20, 4 से 28, 4 बार। 4 से बेटा कितनी बार, क्या बेटा 2 अपान 8.31 आ रहा है, 2 अपान 8.31।
अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, ये इसको 8 भी मान लेता मैं, तो 2/8 को 1/4 कहते हैं, 1/4 को 0.25 कहते हैं। 1/4 को 0. फिलहाल वो 0.25 नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा छोटा हो सकता है उससे, बहुत छोटा नहीं आंसर आएगा। तो अप्रोक्स में लिख दे रहा हूं डेल्टा एन बच्चा अप्रोक्स कितना 0.25 मोल्स। 0. भैया गैस में कितना अमाउंट लीक हो गया 0.25 मोल्स का अमाउंट लीक हो गया। बोलो बात ठीक है? ठीक, नोट कर लें।